तो इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग रोटेटरी मोशन स्टार्ट किए थे और रोटेटरी मोशन का डेफिनीशन हम लोग पढ़ लिए थे। और रोटेटरी मोशन के डेफिनीशन में हमने आपको बताया था कि ए मोशन ऑफ बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड रेफरेंस लाइन या द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। और रोटेटरी मोशन के एग्जांपल में हमने 2-3 आपको बताया था कि रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट ओन एक्सिस, रोटेशन ऑफ पुली या मोशन ऑफ पुली, मोशन ऑफ फैंस, ऑल आर द फंडामेंटल या बेसिक एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। अब इसमें इसके बाद हेडिंग लिखिए मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। और ध्यान से समझिए मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते किसे हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। जैसे आप लोअर क्लास में भी पढ़े हो कि किसी बॉडी पर यदि हम फोर्स लगाएं तो हमारे फोर्स का बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या असर होता है, यदि आपसे पूछा जाए। उससे पहला तो बता सकते हो कि यदि किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी मोशन कर रहा है, मोशन के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा दिए तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और यदि कोई मोशन हो रहा है और मोशन के अपोजिट फोर्स लगा दिए तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे कोई साइकिल चला रहा है और उसको पीछे से पकड़ के खींच दिए तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और उसी डायरेक्शन में धक्का दे दिए बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कि हमारे फोर्स का पहला इफेक्ट है कि बॉडी, हमारा फोर्स, यदि हम किसी बॉडी फोर्स लगाएं तो हमारे फोर्स लगाने से बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो सकती है, फोर्स का पहला असर है। दूसरा, यदि आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो उसका शेप या साइज चेंज हो सकता है। मान लीजिए कोई रबर की बॉल है तो वो पूरी स्फेरिकल है, उस पर आप फोर्स लगा दिए तो चपटी हो गई तो उसका शेप और साइज, ये भी फोर्स का एक असर है। किसी बॉडी पे यदि आप फोर्स लगाइए तो आपके फोर्स लगाने से बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। मान लीजिए चेयर रखा हुआ है, इसको हम घुमा सकते हैं फोर्स लगाकर, ठीक। या किसी बॉडी पर यदि आप फोर्स लगाएं और आपके फोर्स लगाने से यदि बॉडी में रोटेशन होने लगे, जैसे मान लीजिए फैन है, ये किसी पॉइंट पर फिक्स है, इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट करने लगेगा, तो हमारे फोर्स का एक असर ये भी है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसी बॉडी पर यदि हम फोर्स लगाएं तो हमारे फोर्स के कितने इफेक्ट हो सकते हैं, कितना असर होगा बॉडी पर, कौन कौन सा असर होगा, तो आप बता दीजिए कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, शेप या साइज चेंज हो सकता है, पोजीशन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ये सब फोर्स के इफेक्ट हैं, किसी बॉडी पर लगाए जाने वाले फोर्स के सब असर हैं। और एक सबसे बड़ा फोर्स का इफेक्ट है कि यदि हम फोर्स लगाएं तो कोई बॉडी रोटेट भी कर सकती है, लेकिन ऐसी बॉडी रोटेट कर सकती है जो किसी पॉइंट पर फिक्स हो। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, इसको हम यहाँ फिक्स कर दिए, अब इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट करेगा। आपका दरवाज़ा है, वो भी फिक्स है, उस पर फोर्स लगाएंगे तो डोर भी रोटेट करेगा। तो हमारे फोर्स का एक इफेक्ट ये भी है कि यदि कोई बॉडी किसी एक पॉइंट पर फिक्स है और उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो हमारे फोर्स के ड्यू टू वो बॉडी रोटेट कर सकती है। तो फोर्स के इसी इफेक्ट को हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। तो यदि आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स या व्हाट इज टॉर्क, तो आप बता दीजिए कि सच इफेक्ट ऑफ फोर्स या किसी बॉडी पर लगाए गए फोर्स का वह इफेक्ट जो बॉडी को रोटेट करा दे या रोटेट कराने की कोशिश करे, उसी इफेक्ट को हम टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क ये एक्चुअली फोर्स का इफेक्ट है, और ऐसा इफेक्ट जो किसी बॉडी को या तो रोटेट करा सकता है या रोटेट कराने की कोशिश कर सकता है। तो कोई भी यदि आप किसी बॉडी फोर्स लगाए हो
और आपके फोर्स लगाने के इफेक्ट से यदि बॉडी में रोटेशन हो रहा है तो फोर्स के इसी इफेक्ट को हम टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ फोर्स which can be rotates or try to rotates to a body is called torque। अब इसका न्यूमेरिकल डेफिनेशन देख लीजिए। टॉर्क इज numerically equals to product of force and perpendicular distance of action line from axis। It is denoted by tau। ध्यान से समझिए, इस चैप्टर में जो भी हेडिंग है छोटी छोटी उनको कायदे से समझिए, नहीं तो लगा नहीं पाएंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि टॉर्क है क्या, तो पहला तो यही कह सकते हो कि फोर्स का वह इफेक्ट जो किसी बॉडी को रोटेट करा दे या रोटेट कराने की कोशिश करे, उसी इफेक्ट को, यानी टॉर्क फोर्स नहीं है, फोर्स का असर है, फोर्स का इफेक्ट है। और फोर्स का वह इफेक्ट जो किसी बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करे, फोर्स के उसी पर्टिकुलर इफेक्ट, उसी पर्टिकुलर असर को टॉर्क कहते हैं। अब यदि टॉर्क का न्यूमेरिकल डेफिनेशन पूछा जाए या किसी बॉडी पर टॉर्क निकालने को दिया जाए, तो ये डेफिनेशन है कि टॉर्क इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन लाइन फ्रॉम। अब इसको समझिए कैसे। जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, या इस एक्सिस के अबाउट रोटेट, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है, इसी को एक्सिस कहेंगे। कोई भी बॉडी जिस पॉइंट या जिस लाइन के अबाउट रोटेट कर सकती है या रोटेट करने के लिए फ्री है, उसी पॉइंट या उसी लाइन को एक्सिस कहते हैं। जैसे मान लो डस्टर है, अब यहाँ से हम पकड़ लिए, तो डस्टर को ऊपर फोर्स लगाएंगे तो रोटेट करेगा, तो इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ना जहाँ हम पकड़े हैं, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, यही पॉइंट एक्सिस हो जाएगा। अब जैसे कोई कैलेंडर टांग दिया, तो कैलेंडर जहाँ से टंगा है जब फोर्स लगाएंगे तो उसी के अबाउट रोटेट करेगा, वही कैलेंडर की एक्सिस हो जाएगी। तो जिसके अबाउट, जिस पॉइंट या जिस लाइन के अबाउट रोटेशन होता है, उसी को हम तो एक्सिस समझ में आ गया। अब इसको हमें रोटेट कराना है, तो रोटेट कराने के लिए हमें फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने बॉडी पर फोर्स लगाया, जैसे मान लीजिए डस्टर है, तो यहाँ से पकड़े हैं तो ये डस्टर की तो एक्सिस हो गई। अब इसको रोटेट कराना है तो हमें इस पर, अब यहाँ फोर्स हम लगा दिए। तो जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगाते हैं, किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए हम जिस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, उसी पॉइंट को एक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ एक्शन कहते हैं। या मान लीजिए हम यदि पी पॉइंट पर फोर्स लगाए हैं, तो यही पी पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्शन पॉइंट, एक्शन पॉइंट, यही एक्शन पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। तो कोई भी बॉडी जिसके अबाउट घूमती है उसे एक्सिस, और जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं घुमाने के लिए, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ एक्शन या एक्शन पॉइंट। अब हमने इस पर फोर्स लगाया, ये एक्शन पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ध्यान से समझिए, हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया। तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, उस डायरेक्शन में यदि लंबी सी डॉटेड लाइन खींच लीजिए, जितना मन करे आगे पीछे,
तो जो लाइन आपको मिली इसी को एक्शन लाइन कहते हैं। तो तीन चीज, एक्सिस, एक्शन पॉइंट, एक्शन लाइन। एक्शन लाइन की जरूरत और आगे भी पड़ेगी। तो सीधा सा जिसके अबाउट मोशन हो तो एक्सिस, जहां पे हम फोर्स लगाए एक्शन पॉइंट हो गया, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए यदि उसी डायरेक्शन को आगे पीछे बढ़ा दीजिए डॉटेड लाइन से, तो जो बड़ी सी लाइन बनती है उसी को एक्शन लाइन कहते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए ये एक्सिस हो गया, ये एक्शन पॉइंट हो गया। एक्सिस से एक्शन पॉइंट, या मान लीजिए हमने यहाँ फोर्स, इधर फोर्स लगा दिया, चलिए ये फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं, एक्सिस हमारी यहाँ, चलिए यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, तो ये एक्शन पॉइंट हो गया हमारा। ठीक, ये एक्शन पॉइंट हो गया। अब ये हमारी एक्सिस है और ये एक्शन पॉइंट है। एक्सिस से एक्शन पॉइंट की डिस्टेंस r है। r इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड एक्शन पॉइंट, या डिस्टेंस ऑफ एक्शन पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। r कौन सी डिस्टेंस है? एक्सिस से एक्शन पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक, अब यदि हमें टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का फार्मूला देखिए, यहाँ ध्यान से समझिए डेफिनेशन को। टॉर्क इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू, यानी टॉर्क निकालना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा आपने कितना बॉडी पर फोर्स ले लीजिए। किसी बॉडी पर कितना टॉर्क लगा है निकालना हो तो पहले क्या कीजिए, उस बॉडी पर कितना फोर्स लगाया है ले लीजिए। तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ एंड, ये ध्यान दीजिए इस सेंटेंस पर। किसी बॉडी में यदि टॉर्क निकालना है तो बॉडी पर आपने कितना फोर्स लगाया है ये फोर्स ले लो, और फोर्स में मल्टीप्लाई किसे करना है ये सेंटेंस पढ़िए। मतलब एक्सिस से एक्शन पॉइंट की डिस्टेंस हमारा कोई मतलब नहीं, वो डिस्टेंस लेना ही नहीं है, हमको लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन लाइन फ्रॉम, यानी एक्सिस से एक्शन लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। एक्सिस से एक्शन लाइन पर जब भी कहीं टॉर्क निकालने को दिया जाए, ध्यान से समझिए छोटी सी बात, जब भी टॉर्क निकालने को दिया जाए तो सबसे पहला काम कीजिए बॉडी पर कितना फोर्स लगा वो लिख लीजिए। उसके बाद एक्सिस से एक्शन लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो उसी परपेंडिकुलर की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहां लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन लाइन फ्रॉम एक्सिस। मतलब कौन सा डिस्टेंस दिया इससे मतलब नहीं, आपको चाहिए एक्सिस से एक्शन लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप एक्सिस से एक्शन लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, वही डिस्टेंस चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया है इससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया है इससे कोई आपका मतलब नहीं है। आपको क्या चाहिए, एक्सिस से एक्शन लाइन की, तो एक्सिस से एक्शन लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, वही डिस्टेंस चाहिए। अब मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है, तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का यदि हाइपोटेनियस आर हो तो परपेंडिकुलर हो जाता है आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर हो जाता है। कैसे हो गया नहीं पता चला, जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनियस एक्स है, एंगल थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मान लीजिए परपेंडिकुलर हो गया BC, हाइपोटेनियस हो गया x, तो BC इज इक्वल टू, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनियस इनटू साइन। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
अब कितना फोर्स लगाया है हमने, और पर एक्सिस से एक्शन लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r sin थीटा, यही टॉर्क का फार्मूला है। तो यहाँ पर बच्चे गलत क्या करते हैं कि यदि कोई क्वेश्चन दे दिया गया टॉर्क निकालने के लिए और हमने एक्सिस से एक्शन पॉइंट का डिस्टेंस दिया है, तो एक्सिस से एक्शन पॉइंट का जो डिस्टेंस दिया है उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि हमें वो डिस्टेंस टॉर्क निकालने के लिए नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्सिस से एक्शन लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए सीधी सीधी सी बात, कहीं भी टॉर्क निकालने को तुमको दिया जाए तो बिल्कुल उसको कंफ्यूज मत होना, सीधा सा पहला काम करना कि टॉर्क इज इक्वल टू बॉडी पर जितना फोर्स लगाया वो लिख लीजिए और एक्सिस से एक्शन लाइन पर खुद परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, उसी परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस आती है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, टॉर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क का फार्मूला क्या हो गया, F इंटू आर इंटू साइन। अब कुछ छोटी छोटी बातें देखिए, सबसे पहली चीज टॉर्क का फार्मूला क्या बताया गया, या फॉर साइन। तो सबसे पहली चीज वेक्टर फॉर्म ऑफ एबव फार्मूला, ये जो फार्मूला आया है इसका, तो वेक्टर फॉर्म ये होता है कि टाउ इज इक्वल टू एफ वेक्टर आर क्रॉस या वेक्टर एफ, वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर नहीं, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर, यानी आर भी दिया हुआ आई जे के टर्म में और एफ भी दिया हुआ आई जे के टर्म में, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, टॉर्क निकल जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन आता है, एक एग्जांपल दे दे रहे हैं, कर लगाना। यदि मान लीजिए एफ दे दिया है 2i प्लस 3j माइनस 5k न्यूटन और r की वैल्यू दे दिया है i माइनस 2j प्लस 3k मीटर, और आपसे कह दिया गया कि फाइंड टॉर्क। तो आप क्या करोगे टॉर्क निकालने के लिए, वेक्टर r और वेक्टर f का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए तो टॉर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आता है वेक्टर फॉर्म पर। ठीक, दूसरी बात, अब टॉर्क, सेकेंड पॉइंट, टॉर्क की यूनिट ऑफ टाउ, टॉर्क का फार्मूला है एफ इंटू आर, तो हो जाएगी यूनिट न्यूटन मीटर। टॉर्क का डायमेंशन निकालना है, तो न्यूटन का डायमेंशन हो जाएगा m/t माइनस 2 और मीटर का L, तो ये हो गया mL/t माइनस 2। ठीक, अच्छा, जब हमने टॉर्क का वेक्टर फार्मूला आपको बता दिया तो ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि टॉर्क वेक्टर है कि स्केलर। जब टॉर्क का वेक्टर फॉर्म बता दिया, इसका मतलब टॉर्क इज ए प्योर वेक्टर क्वांटिटी। और ये भी आपको वेक्टर अलजेब्रा में बताया है कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। आप जब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे वेक्टर, तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया है ना, तो आप वीडियो पलट के देख लेना कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर होता है, उधर ही डायरेक्शन टॉर्क का भी हो जाएगा। ठीक, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर नहीं है, इसका यूनिट बता दिया, डायमेंशन बता दिया, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म बता दिया। ठीक, अगली पॉइंट, अब जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, इस एक्सिस के बाउंड रोटेट कर सकती है, यानी यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पर हमने फोर्स लगाया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अब किस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया तो यही हमारा एक्शन लाइन भी हो जाएगा। अब एक्सिस से एक्शन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस r है और यही संयोग से परपेंडिकुलर भी है, तो ऐसे केस में यदि टॉर्क निकालना होता, फोर्स और एक्सिस से एक्शन लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तब साइन थीटा ही है। यदि एक्सिस से एक्शन पॉइंट की जो डिस्टेंस है वही एक्सिस से एक्शन लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो टॉर्क निकालने के लिए तब यही लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर टॉर्क के फॉर्मूले साइन थीटा है, हमको सीधा सीधा टॉर्क निकालना है तो फोर्स चाहिए और एक्सिस से एक्शन लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। पिछले वाले में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया था, हमने निकाला था, साइन थीटा आ गया। इसमें ऑलरेडी यही डिस्टेंस
परपेंडिकुलर। चौथी चीज, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है या एक्सिस है, इसी के बाद बॉडी रोटेट कर रही है। अब इस बॉडी पर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे तो ये हमारा एक्शन पॉइंट हो गया। अब यदि हम एक्शन लाइन खींचे तो यही होगा ना, यानी हमारी जो एक्शन लाइन है वो पास कर रही है कहां से, एक्सिस से। तो जब किसी बॉडी का एक्शन लाइन, जब किसी फोर्स का एक्शन लाइन एक्सिस से होकर पास करे तो उस समय बॉडी पर कोई टार्क नहीं लगता है। और टार्क जीरो का मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स जीरो। जैसे हमने बताया टार्क का मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो जब टार्क ही जीरो है तो इफेक्ट फोर्स का इफेक्ट भी जीरो है। भाई टार्क का जो थियोरेटिकल डेफिनेशन बताया था उसमें यही बताया था कि टार्क इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी टार्क फोर्स नहीं है लेकिन फोर्स का असर है। तो यहाँ पर टार्क जीरो यानी फोर्स का इफेक्ट जीरो। तो आप चाहे जितना फोर्स लगाइए उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, असर ही नहीं पड़ेगा। टार्क जीरो का मतलब फोर्स का इफेक्ट जीरो, फोर्स का असर जीरो। यानी ऐसे केस में चाहे आप जितना भी फोर्स लगाइए आपके फोर्स का बॉडी पर और बॉडी रोटेट नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए डस्टर है, अब इसको ऐसे फोर्स लगाए तब तो रोटेट करेगी, ऐसे खींच दे नीचे तो कभी रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे फोर्स की जो एक्शन लाइन है वो एक्सिस से होकर पास कर रही है। तो जब किसी फोर्स की एक्शन लाइन एक्सिस से होकर पास करे तो उस बॉडी पर लगने वाला टॉर्क जीरो होता है और बॉडी में इस केस में कोई रोटेशन नहीं होता। ठीक, अब इसी तरह से अगली हेडिंग है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो जैसे टार्क का जो डेफिनेशन दिए हैं जिस तरह से निकाले हैं वही डेफिनेशन वही तरह से एंगुलर मोमेंटम का भी होता है। बस अंतर क्या है कि टार्क वाले में जहां पे हम फोर्स बोल रहे थे वहां पे लीनियर मोमेंटम बोलना है, लीनियर मोमेंटम, बस और कुछ नहीं करना। तो जैसे टार्क का डेफिनेशन क्या बताया था कि इफेक्ट ऑफ फोर्स which can be rotates or try to rotates of a body is called torque. अब इसमें कहेंगे इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम which can be rotate or try to rotate of a body is called angular momentum. फिर इसका डेफिनेशन जो टार्क का लिखा थे कि टार्क इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन लाइन फ्रॉम एक्सिस। तो इसमें भी हो जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन लाइन फ्रॉम एक्सिस। ठीक, तो यही सेम डेफिनेशन हो जाएगा नहीं, बस जहां उसमें फोर्स है वहां इसमें और कोई चेंज नहीं। अब जैसे एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं किससे, एल से। अब मान लीजिए यह एक बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यही लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है बॉडी के। तो यही लीनियर मोमेंटम का एक्शन पॉइंट हो जाएगा और ये लीनियर मोमेंटम की एक्शन लाइन हो जाएगी। तो मान लीजिए एक्सिस से एक्शन पॉइंट की डिस्टेंस है r, तो यदि एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, तो क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान करेंगे, ये एंगल यदि थीटा है ये r sin थीटा। ठीक, यदि मान लीजिए ये बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर सकती है, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हमारे लीनियर मोमेंटम का ये एक्शन पॉइंट है। तो लीनियर मोमेंटम मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये लीनियर मोमेंटम की एक्शन लाइन है और ये डिस्टेंस r है, तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो जाएगी। तब ऐसे केस में एंगुलर मोमेंटम
P इंटू आर, या इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हो, P की जगह लिख सकते हो mv, हाई स्कूल में पढ़े हो, इंटू ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद यदि एंगुलर मोमेंटम के इस फार्मूले का वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा, या जैसे r क्रॉस f था तो यहाँ वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p हो जाएगा। तो मतलब जो टार्क में पढ़े हो वही एंगुलर मोमेंटम में, केवल अंतर क्या है और कोई चेंज नहीं है, फोर्स की जगह बाकी कोई चीज नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम का ये डेफिनेशन याद रखिएगा कि यदि एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए क्या बताएंगे, mv/r, बाकी तो जो टार्क का है वही है, बस फोर्स के बजाय लीनियर मोमेंटम बोल देना है, बाकी फार्मूला डेरिवेशन सब कुछ सेम है, तो इस पर कोई ज़्यादा टाइम देना उचित नहीं है। अगला हेडिंग लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सामान्य मतलब जो हमारे बोलचाल की भाषा में होता है, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या है तो अलग बात है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सामान्य मतलब क्या है, रियल मतलब क्या है, उसका सामान्य बोलचाल की भाषा में ये जानना ज़्यादा जरूरी है। जैसे कोई भी बॉडी जो रोटेट कर रही है या रोटेट करने के लिए फ्री हो, अब जैसे फैन रोटेट नहीं कर रहा लेकिन रोटेट करने के लिए फ्री है, अभी हम फोर्स लगा देंगे तो रोटेट करने लगेगा। तो यहाँ पर केवल उन्हीं बॉडीज़ की बात हम कर रहे हैं जो या तो रोटेट कर रही हैं या रोटेट करने के लिए फ्री है, जब चाहे हम रोटेट करा दें। तो कोई भी बॉडी जो रोटेट कर रही हो या रोटेट करने के लिए फ्री हो, उस पर जब भी आप बाहर से कोई टार्क लगाएंगे तो वो बॉडी आपके टार्क का विरोध करेगी, और जिस प्रॉपर्टी, जिस गुण के कारण वो विरोध करती है उसी गुण को मोमेंट ऑफ, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विरोध करने के गुण को कहते हैं, अपोजिंग एबिलिटी को कहते हैं। और ये उन्हीं बॉडीज में होती है जो या तो रोटेट कर रही हो या रोटेट करने के लिए फ्री हो। तो कोई भी बॉडी जो रोटेट कर रही हो या रोटेट करने के लिए फ्री हो, तो आप बाहर से जब भी टार्क लगाएंगे वो बॉडी आपके टार्क का अपोज करेगी। जिस गुण के कारण वो ऐसा बॉडीज ऐसा करती हैं उसी गुण को, यानी ये विरोध करने का गुण है। बॉडी में हमारे द्वारा लगाए गए टार्क के अपोज करने की जो टेंडेंसी है, एबिलिटी है, उसी को। अब जैसे मान लीजिए बॉडी रेस्ट में है, हम इस पे टार्क लगाएंगे किस लिए, रोटेट कराने के लिए। तो मान लीजिए बॉडी रेस्ट में है और हम इस पे टार्क लगा रहे हैं ताकि ये, तो जो हम टार्क लगाएंगे ये फैन हमारे द्वारा लगाए गए टार्क का अपोज करेगा। वो ठीक है कि इसकी उतनी ताकत ना हो, भाई जरूरी है हमसे ताकतवर है, मान लो विरोध करेगा लेकिन हम ही ताकतवर निकले तब तो उसका चल पाएगा, घुमा देंगे उसको। तो ये मत समझना विरोध कर रही है तो कैसे घूमता है, भाई विरोध करने की एक ताकत न है। मान लीजिए चींटी विरोध कर दे, चूहा विरोध कर दे, तो विरोध करेगा, ये जरूर है कि उसके अंदर विरोध करने की बहुत ज़्यादा कुव्वत, तो हम तभी रोटेट करा लेते हैं। यदि कोई बॉडी पहले से रोटेट कर रही हो और हम उस पर टार्क लगाकर रोकना चाहें तो भी वो बॉडी अपोज, तब हमेशा अपोज करेगी। यदि रेस्ट में है हम टार्क लगाकर रोटेट कराना चाहें तब भी अपोज करेगी। यदि रोटेट कर रही है हम टार्क लगाकर रोकना चाहें, उसका काम ही है। और जिस गुण के कारण ऐसा होगा, अब मान लीजिए जिस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसमें हमारे द्वारा लगाए गए टार्क के अपोज करने की एबिलिटी भी, तो वो स्ट्रांगली अपोज करेगी। तो ऐसी जितनी बॉडीज़ हैं जिनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मतलब कि
उनमें एक्सटर्नल टार्क के अपोज करने की एबिलिटी भी ज़्यादा है, वो स्ट्रांगली अपोज करेगी। तो ऐसी बॉडीज यदि रेस्ट में है तो रोटेट आसानी से नहीं करेंगी, क्योंकि अपोज स्ट्रांगली करेंगे। और यदि ऐसी बॉडी रोटेट कर रही है तो जल्दी रेस्ट में भी नहीं आएगी, क्योंकि रेस्ट में है तो रोटेट कराने के लिए जब हम टार्क लगाएंगे तब भी स्ट्रांगली विरोध करेंगे, और यदि रोटेट कर रही है तो रोकने के लिए हम टार्क लगाएंगे तब भी हमारा स्ट्रांगली विरोध करेंगे। तो ऐसी कोई भी बॉडी जिनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो, यदि वो रेस्ट में है तो उनको रोटेट कराना मुश्किल, और यदि रोटेट कर रही हैं रेस्ट में लाना मुश्किल, तो जल्दी रेस्ट में नहीं आएगी। और ऐसी बॉडी जिनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो एक्सटर्नल टार्क के अपोज करने की एबिलिटी भी कम है। तो ऐसी बॉडी रेस्ट में है तो आसानी से रोटेट कर जाएगी, यदि रोटेट कर रही है तो आसानी से रुक जाएगी। अब मान लीजिए 10 कुंटल का एक पत्थर पहाड़ से लुढ़क गया और रोटेट करता हुआ आईसी पहलवान को लगा दिया, उसको रोको, क्या होगा? इसका कीमा बना देगा, वो रोक पाएगी ये? क्योंकि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें अपोजिंग एबिलिटी, तो तुम्हारी कोई ताकत उसके सामने कोई काम नहीं करेगी, है कि नहीं? और यदि मान लीजिए कोई टॉय है जो घूम रहा है, उसको रोकना खड़से से रोक दो, क्योंकि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें अपोजिंग एबिलिटी, आसानी से रोक दोगे। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यही है कि जिन बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगी, यदि वो रेस्ट में है तो रोटेट आसानी से नहीं करेंगी, और यदि रोटेट कर गई आसानी से रेस्ट में भी नहीं आएगी, वो रोटेटर करती रहेंगी। और वे बॉडी जिनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, यदि वो रेस्ट में है तो आसानी से रोटेट करा सकते हैं, और यदि रोटेट कर रही हैं तो आसानी से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब एक्सटर्नल टार्क का अपोज करने की एबिलिटी को ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आया? अब अगली हेडिंग डालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल। यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी निकाल रहे हैं? पार्टिकल की, ठीक। मान लीजिए कि यह एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, यही एक्सिस है। तो यह एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और यह पार्टिकल इसी एक्सिस के अबाउट, और एक्सिस से मास की डिस्टेंस r है। तो अब इसकी यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं I से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी हो तो क्या करेंगे? पार्टिकल का मास ले लेंगे और एक्सिस से पार्टिकल का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस, और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो मास m है और एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर I, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसलिए यदि कहीं पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है और उसका डेफिनेशन लिखने को आता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल, तो लिख दीजिए कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज डिनोटेड बाई I। यानी कि ये, लेकिन ये जो फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बताए हैं, ये सिर्फ किसी पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगी, बॉडी की नहीं निकलेगी। तो ये बाइफरकेट ध्यान देना कि ये जो I = mr² फार्मूला बताया हूँ, ये सिर्फ पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए है। तो आज के बाद किसी भी पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालनी होगी तो पार्टिकल का मास ले लेना, और एक्सिस से पार्टिकल जितनी दूर है उस डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, तो पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। अब पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट मान लीजिए, तो हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर, ये मास की kg और r की मीटर स्क्वायर। डायमेंशन पूछा जाए तो kg का m होता है, मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर। और यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर,
ये वेक्टर भी नहीं है, स्केलर भी नहीं है, यह टेंसर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नाइदर वेक्टर नॉट स्केलर, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। ये विशेष तौर पे ध्यान देना, ये वेक्टर भी नहीं है, स्केलर भी नहीं है, यह एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक, तो इस फार्मूले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी निकालोगे? पार्टिकल की, बॉडी की नहीं। ठीक, अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। अब हम बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। ये तो पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी। अब एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, यही तमाम डेरिवेशन में, यही सब डेरिवेशन एग्जाम में दिए जाते हैं, जो बहुत आसान है। जब भी कहीं बॉडी का कुछ निकालना हो, तो अभी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बॉडी का मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन, सिस्टम। तो जहाँ पर हमने बोल दिया कि ये बॉडी है, इसका मतलब वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ एक सिस्टम है। तो यहाँ पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी निकालने जा रहे हैं? बॉडी की। तो मान लीजिए यह एक बॉडी है और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है या रोटेट करने के लिए फ्री है, यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इस एक्सिस के अबाउट बॉडी या तो रोटेट कर रही होगी या रोटेट कर सकती है, रोटेट कराया जाए। मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जब ये बॉडी हो गई तो इसका मतलब ये बहुत सारे पार्टिकल का एक सिस्टम है। तो कहीं भी यदि बॉडी दिखाई जाए तो मान लीजिए कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर उसमें कुछ पार्टिकल दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ये है जिसका मास m1 एक्सिस से डिस्टेंस, एक पार्टिकल इसका मास m2 एक्सिस से डिस्टेंस, एक पार्टिकल m3 एक्सिस से डिस्टेंस, ऐसे ही m4 r4, ऐसे ही m5 r5। तो मान लिया यह एक बॉडी है जो एक्सिस x डैश के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, और मान लिया कि यह बॉडी तमाम पार्टिकल से मिलकर बनी है, और जिन पार्टिकल से मिलकर बॉडी बनी है उन पार्टिकल के मासेस m1 m2 m3 m4 डॉट 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 m तक, और उन पार्टिकल्स की एक्सिस से डिस्टेंसेस। तो जब ठीक, तो एक बात यहाँ पर समझ लेना कि जब भी बॉडी का कुछ निकालना हो, जैसे बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी हो, बॉडी का टार्क निकालना हो, बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, जब भी बॉडी का कुछ निकालना हो तो उसका तरीका क्या है कि बॉडी को बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, मान लीजिए बॉडी को बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ और उसमें कुछ पार्टिकल दिखा दीजिए, दो चार हमने दिखाया। अब जो चीज़ बॉडी का निकालना है वही सारे पार्टिकल का निकालिए और ऐड कर दीजिए, बॉडी का हो जाएगा। क्योंकि बॉडी बनी किससे? तो मान लीजिए बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो हम सारे पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर ऐड कर देंगे, किसका आ जाएगा? यदि मान लीजिए हमको बॉडी पे लगने वाला टार्क निकालना है तो सभी पार्टिकल पे लगने वाला टार्क निकालकर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो। ठीक, अब यहाँ मान लीजिए बॉडी का टार्क निकालना, अरे बॉडी का, तो हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी निकालेंगे? पार्टिकल्स की। तो लिखेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल्स। तो पहले पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए r1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल की, थर्ड पार्टिकल की, ऐसे करके nth पार्टिकल की mn rn। तो सारे पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गई कि नहीं? अब बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। बोलो बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, क्या करोगे? सारे पार्टिकल्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे, यानी I1 प्लस I2 प्लस ऐड कर देंगे। तो ऐड करोगे क्या आएगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3
कहाँ तक, एम एन आर एन, यही होगा ना। अब मैथमेटिक्स वाले जानते हैं इतने लंबे एक्सप्रेशन को हम केवल एम आई आर आई स्क्वायर और आई वेरीज फ्रॉम 1 टू, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ आप आई की जगह 1 रख सकते हो, 1 से लेकर 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिख दिया, तो ये फार्मूला हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। ठीक, तो बस इतनी सी बात याद रखना कि बॉडी का कुछ भी निकालने को आए, आप पहले उस बॉडी को तमाम पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मान लीजिए, तो जो चीज़ बॉडी का निकालना है वही चीज़ सारे पार्टिकल का निकाल कर। अब जैसे अगला एग्जांपल हम बता दें, अगला हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड, चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, यही सब एग्जाम में आता है, सारे न्यूमेरिकल भी इन्हीं सब पर है। तो मान लिया कि एक बॉडी है जो एक्सिस एक्स एक्स डैश के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, ये तमाम पार्टिकल से मिलकर बनी है, उन पार्टिकल्स के मासेस और इनकी एक्सिस से डिस्टेंस दिया। अब आप जानते हो टाउ इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एफ आर, फोर्स की जगह इनटू, और सर्कुलर मोशन में पढ़े हो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अब ए की जगह आर अल्फा रखो तो क्या हो जाएगा, क्यों हम इस रूप में चेंज किए, क्योंकि हमें बॉडी का टार्क निकालना है, तो बॉडी का टार्क निकालने के लिए सारे पार्टिकल का निकालना पड़ेगा, और हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं टार्क और, तो टार्क के फार्मूला ऐसा बनाना है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए, इसलिए ऐसे चेंज कर दिया। देखो ये हमारी स्क्वायर आ गया नहीं, तो अब ये टार्क का फार्मूला हो गया। तो अब पहले सारे पार्टिकल का टार्क निकालिए, द टार्क ऑन पार्टिकल्स। तो पहले पार्टिकल पर जरा टार्क निकालिए, तो इसी फार्मूले से m1 r1 स्क्वायर, हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सीलरेशन तो सेम होगा। मैंने बताया था कि रोटेटरी मोशन में जितने पार्टिकल हैं सबका टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन सब। दूसरे पार्टिकल पे टार्क बताइए, तीसरे पर, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, आर स्क्वायर। तो सारे पार्टिकल का टार्क निकल गया। अब बॉडी का टार्क तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करोगे तो सब में क्या कॉमन हो जाएगा, अल्फा, और बचेगा अंदर क्या, इसको आप लिख सकते हो सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू, इसको लिख सकते हैं आई इंटू, ये किसका फार्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टार्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टार्क में रिलेशन है। ठीक, अब इसी तरह से आप और निकाल सकते हो रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब देखिए एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एम वी आर, बोलो। अब आप चाहिए तो v की जगह आर ओमेगा नहीं, तो सर्कुलर मोशन पढ़े हो, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब हम एंगुलर मोमेंटम किसका निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ
पार्टिकल्स, तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बोलिए, L1 इज इक्वल टू m1r1², दूसरे का ऐसे ही अंत तक जाएंगे। आप फिर जब टोटल ऐड करेंगे L इज इक्वल टू L1 प्लस, तो यहाँ सब में कॉमन क्या होगा, ओमेगा, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन में निकल, तो देखो बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन निकालना हो, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो पहले सारे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल के जोड़ दीजिए। ऐसे ही यदि हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी निकालें, सेम ऐसे ही काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ठीक। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले मान लेंगे कि यह एक बॉडी है, यह एक्स डैश एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। यह मान लिया कि ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनके मासेज m1 m2 m3 ये है। एक्सिसेस से इनकी डिस्टेंसेज r1 r2 r3 ये है। अब हमें निकालना है क्या, तो आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ v की जगह r ओमेगा रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा हाफ m r²। भाई कोई भी फार्मूला निकलना है, चूंकि सब में मोमेंट ऑफ इनर्जी आना चाहिए, लेकिन इसलिए कोशिश कीजिए फार्मूले में m r² आ जाए। तो हमने थोड़ा चेंज कर लिया। अब हम काइनेटिक एनर्जी किसकी निकालेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले पार्टिकल की बोलो इसी से, दूसरे पार्टिकल की, ये कहाँ तक चले जाएंगे। अब क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो क्या करोगे, सबको ऐड कर देंगे, तो सब में इधर हाफ कॉमन हो जाएगा और उधर, तो क्या हो गया, क्या आई तो आई हो गया, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाली, ठीक है। अब इसमें जो भी बचा है थोड़ा बहुत, जैसे टार्क पर बेस्ड कुछ फिनोमिनन्स, जैसे पूछा जाता है कि साइकिल का जो पहिया है उसमें तीलियां क्यों नहीं लगा देती, क्यों सॉलिड भर के नहीं बनाया जाता है। चारा काटने वाली मशीन देखिए, उसका हत्था सेंटर से दूर होता है। कुम्हार का चाक देखा है, उसमें भी लट्ठा सेंटर से दूर होता है। दरवाजे में जो हैंडल लगता है वो एक्सिस से दूर लगाया जाता है। इन सब के पीछे कारण क्या है, इन पर कुछ थियोरेटिकल बातें, और आप कैसे देख के बताएंगे कि इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है या इसकी कम है। इसको हम आसानी से रोटेट करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, या मुश्किल से रोटेट करा पाएंगे, ये सब आप देख के प्रैक्टिकली कैसे जानोगे। और उसके बाद इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये महत्वपूर्ण है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड कुछ विशेष एग्जाम्पल्स जो डेली लाइफ से भी रिलेटेड हैं और जिन पर एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल भी दिया जाता है, आपकी बुक में भी न्यूमेरिकल है, इसकी चर्चा करके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आज इस क्लास में इतना ही।